नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि जीवन में लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है और सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। युवा समाज को बेहतर बना सकते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। चलता है, बिना किसी एक्शन के वह आगे बढ़ता है, बिना किसी विजन के वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। एक कंफ्यूजन की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन युवाओं के लिए, खासतौर पर जिन लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, उनके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करके नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि एक विराट क्षेत्र है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। और यह श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करके यह साबित किया और उनकी सेवाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और दुनिया के अन्य अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। समाज सेवा भी एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और अनेक लोग अलग अलग क्षेत्र में अपने आप को लगाए हुए हैं। कोई समाज सेवा में, समाज निर्माण की प्रवर्तमान कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक और सामाजिक चेतना के माध्यम से सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति समाज को आग्रही बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हुआ है, कोई महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, कोई बच्चों के लिए और बालकों को एक सही दिशा देने के लिए उनके शोषण मुक्त व्यवस्था और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हुआ है, कोई अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनकर के व्यक्ति अपनी रुचि और अपने अनुरूप भी कोई एक क्षेत्र चुनकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप पिछले 92 वर्षों से उन मूल्यों की स्थापना के लिए, उन आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है, जिनके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने अपना जीवन समर्पित किया था। याद करिए, यह कालखंड और कौन सा रहा होगा जब यह देश स्वतंत्र रहा होगा। गुलामी की बेड़ियां इसे जकड़ी हुई थी। बहुत सारे लोगों के मन में तब भी कंफ्यूजन रहा होगा कि हम तो एक गुलाम देश के नागरिक हैं, कैसे काम चलेगा। लेकिन तब भी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा कि गुलामी से की बेड़ियों से मुक्ति का माध्यम कोई और नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए एक आदर्श हमारे सामने होगा महाराणा प्रताप का। स्वदेश और स्वाभिमान
कैसे होना चाहिए, वह महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। राष्ट्रवादी शिक्षा को माध्यम बना करके हम राष्ट्र धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे और फिर जो कार्य प्रारंभ हुआ वह निरंतर आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की न केवल पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में बल्कि विभिन्न शिक्षण, प्रशिक्षण और सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। आज यहां पर अपनी 92वीं संस्थापक सप्ताह के इस कार्यक्रम के अवसर पर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिनमें 800 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कोई स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागी तो बहुत लोग थे, लेकिन वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया, आज यहां पर मुख्य अतिथि के द्वारा कुछ ही देर में उनका सबका सम्मान होने वाला है। तो मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने कार्यक्रमों में सहभागिता की, प्रतिभागी बने, उन सबको भी बधाई देता हूं और जिन्होंने उन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर के कोई स्थान प्राप्त किया है, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतियोगिता में अपना स्थान बना करके अपने आप को साबित किया है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग पक्ष से जुड़ी प्रतियोगिताएं हैं। सामान्य रूप से विद्यालयों के स्तर पर योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है। योग्यता छात्रवृत्ति काफी लंबा समय होता था। उत्तर प्रदेश में एमएसपी रेट को लेकर बंदरबांट चल रही है। व्यापारियों और अधिकारियों का गठजोड़ सरकारी खरीद पर इस वक्त भारी है। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में सड़कों पर किसान, तो कहीं खाद के लिए भिड़ते दिखे किसान। तो कहीं मूंगफली की सरकारी खरीद में खुल्लम खुल्ला लूट का आरोप। मगर सपा को भा रही सिर्फ संभल वाली सियासत। संभल में मचा कोहराम तो विपक्ष की सियासत की जिद नेताओं को सड़क पर ले आई, मगर इसी विपक्ष को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आई। यूपी में विपक्ष की भूमिका निभा रही सपा के लिए भले ही संभल आज सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा हो, मगर किसानों की पीड़ा, उसके दुख और आंदोलन के साथ कोई खड़ा नहीं दिखा। जी याद कीजिए, शंभू बॉर्डर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, विपक्ष गायब रहा। नोएडा में किसान सड़कों पर उतरे मुआवजे की मांग को लेकर, मगर विपक्ष गायब रहा। याद कीजिए, यूपी में हाल ही में सूबे के कोने कोने से खाद की किल्लत को लेकर आपस में भिड़ते किसानों की तस्वीरें खूब वायरल हुई, मगर विपक्ष गायब रहा। इतना ही नहीं, मूंगफली में सरकारी खरीद में लूट के आरोप तक लगे, मगर विपक्ष गायब रहा। ऐसे में सवाल ये कि धर्म के आधार पर राजनीति में मुद्दों के चयन में संभल जरूरी है, मगर किसान मजबूर है। सपा को संभल जाना जरूरी लगता है, मगर किसानों का मुद्दा गैर वाजिब क्यों लगता है? यही आलम, यही तस्वीर कांग्रेस के साथ दिखाई देती है। अब नया मामला आया है मूंगफली की
सरकारी खरीद में खुल्लम खुल्ले लूट के आरोप का। जहां एमएसपी रेट को लेकर चल रही बंदर बाट के आरोप लग रहे हैं, व्यापारी और अधिकारियों के गठजोड़ सरकारी खरीद पर भारी पड़ रहा है। बकायदा डीएम झांसी अविनाश कुमार ने छापा तक मारा, तो वहीं मोहबा जिले के चरखारी सीट से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत गुड्डू अधिकारियों की क्लास लगाते दिखे। बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत तो सरकारी खरीद केंद्रों पर मौके पर मुआयना करने तक पहुंच गए, यानी मामला गंभीर है। मगर विपक्ष यहां भी नदारद है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान अगर परेशान हैं, तो फिर विपक्ष के लिए संभल का मुद्दा जरूरी है, तो किसानों का मुद्दा क्यों गैर जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लग गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर वोट कटवाए जा रहे हैं। जहां लोग घरों में मौजूद हैं, उसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। आज मैं वोट कटवाने के मामले में बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, वो विधानसभा आरके पुरम है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद हैं, मतदाता हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं। और आज एक और विधानसभा के बारे में आप लोगों के सामने मैं बहुत ही गंभीर खुलासा करने जा रहा हूं। लोकसभा का चुनाव हुआ मई के महीने में, उसके बाद 28 अक्टूबर को एक समरी रिवीजन की लिस्ट सामने आई कि यह मतदाता सूची है आपके विधानसभा क्षेत्र की, और कितने लोगों के वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाले गए, इस बात की जानकारी नवंबर के महीने में जब हुई तो लोगों के होश उड़ गए। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वहां से, परमिला टोकस जी, उन्होंने जब देखा कि 3800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन पड़ चुकी है, 3800 वोट कटवाने का प्रार्थना पत्र पड़ चुका है, तो सारे कार्यकर्ता लग गए आम आदमी पार्टी के ये देखने और जानने के लिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम कटवाया जा रहा है। और साथियों और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 1800 लोग अपनी जगह पर मौजूद हैं, आज से नहीं कई वर्षों से, और वो मतदाता हैं, उनका नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी गई है। अभी तक 1800 लोगों की पड़ताल हो चुकी है। 3800 में से 1800 लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन किसने डाल दिया, कहां से पड़ गया, मैं तो अपने जगह मौजूद हूं, मैं तो यहां का मतदाता हूं, मेरा नाम काटने के लिए एप्लीकेशन किसने डाली। इसका मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोटाला करके, लोगों के नाम कटवा के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। टोकस जी जो विधायक के पति हैं और पार्षद भी रह चुके हैं वहां से, इन्होंने जब 1800 लोगों की पहचान की अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, तो आज कुछ लोग आपके सामने भी आए हैं जो आपको बताएंगे कि वो आरके पुरम विधानसभा के मतदाता हैं और कई वर्षों से उसी स्थान पर रह रहे हैं। तो ये वोट कौन कटवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। इसका मतलब चुनाव के पहले मैदान छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो हर विधानसभा वार इनको एक्सपोज करेंगे। बूथ मिले जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, ऐसे बूथ मिले
बूथ नंबर 100, 98, 19, 20, 21, 22, 23 ये बूथ नंबर हैं जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और देश की सबसे बेईमान पार्टी भी है। चुनाव का फ्रॉड करने वाली पार्टी भी है, चुनाव का घोटाला करने वाली पार्टी भी है और हारता हुआ चुनाव देखकर महाराष्ट्र और हरियाणा का प्रयोग दिल्ली में करना चाहती है और यहां पर मतदाताओं के नाम कटवा कर अपने लोगों के नाम जुड़वा कर फर्जी वोट डलवाना चाहती है। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के नेतृत्व वाली पार्टी है। यहां पर आपका ये खेल हम चलने नहीं देंगे, बेनकाब करेंगे पूरे देश के सामने और चुनाव आयोग को भी बेनकाब करेंगे। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को जाकर इन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए कि उनकी विभाग की कमियों की वजह से आज इनके नाम काटने की एप्लीकेशन पड़ी और इनके नाम काटने की तैयारी हुई। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चली और दूसरे दिन रविन्द्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह दूसरी बार है जब रविन्द्रनाथ महतो को यह जिम्मेदारी मिली। खुद सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। लेकिन क्या हेमंत सोरेन की लड़ाई इतनी आसान है जितनी दिख रही है? यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चली और दूसरे दिन रविन्द्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह दूसरी बार है जब रविन्द्रनाथ महतो को यह जिम्मेदारी मिली है। खुद सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सब कुछ शांत रहने वाला है या हंगामा होगा, और ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए वो भी समझते हैं। एक तरफ है हेमंत सोरेन, जिनके पास न सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार है बल्कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सब कुछ उनके पास है। ऐसे में हेमंत सोरेन के पास अब डिलीवर करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, या ये कहे कि कोई बहानेबाजी अब उनके काम नहीं आने वाली। तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो भले ही इतना मजबूत नहीं है लेकिन सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। बता दें कि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा यह भी अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखकर यह साफ देखा जा सकता है कि हेमंत की हिम्मत की परीक्षा अभी बाकी है, फिर चाहे वो जेएसएससी का मुद्दा हो या फिर कोई और योजना। ये सुनने और समझने के बाद एक बात तो साफ है कि हेमंत की राह आसान नहीं होने वाली है, वो भी तब जब हेमंत के पास कोई बहाना ना हो। लेकिन अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं या इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को राजौरी गार्डन स्थित जंगल जम्बूरी रेस्तरां के सुरक्षा रिकॉर्ड को लेकर चिंता जताई, क्योंकि सोमवार को आग लग गई थी जो उसके ऊपर स्थित कोचिंग सेंटर तक फैल गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजौरी गार्डन के आग लगने की घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि रेस्तरां का फायर एनओसी अग्निशमन विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था और दिल्ली नगर निगम भी इसे बंद करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद रेस्तरां अभी भी चल रहा था, जिससे दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यहाँ पे राजौरी गार्डन में कल एक जंगल जम्बोरी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत तेज़ आग लगी थी और उस आग के लगने से उसके एक फ्लोर ऊपर एक कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर से हमने सबने वीडियो देखे कि किस तरह से बच्चे कूद के बाहर निकल रहे थे। जैसे ही आग लगी तुरंत यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विसेज की 11 फायर टेंडर्स पहुँच गई। कई घंटों तक लगातार आग बुझाने का पूरा एफर्ट हुआ और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। किसी की भी जान नहीं गई। जब
कोचिंग सेंटर से बच्चे बाहर निकल रहे थे, तब वहाँ पे एक महिला कूद के गिरने से उनके पाँव का फ्रैक्चर हो गया। उनका इलाज, उनको कल हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका इलाज चल रहा है। जो ये रेस्टोरेंट है, इसका फायर एनओसी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट कैंसिल कर चुकी थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की इस रेस्टोरेंट में, हर रेस्टोरेंट में 2 एग्जिट होने बहुत ज़रूरी हैं फायर सेफ्टी क्लियरेंस के लिए। एक एग्जिट रेस्टोरेंट बंद कर चुका था, इसलिए इसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट विड्रॉ हो गया था। एमसीडी ने भी इस रेस्टोरेंट को क्लोजर के ऑर्डर दे दिए थे। इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट चल रहा था। उसके किचन के अंदर क्या हो रहा था, इस बात का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। जो भी इस आगजनी के लिए दोषी है, इस आग लगने के लिए दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, दिल्ली फायर सर्विसेज को ये भी आदेश दिए हैं कि पूरी दिल्ली में एक बार एक प्रॉपर ऑडिट होना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर भी बिना फायर लाइसेंस के रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो उन पर भी एक्शन किया जाए, उन पर भी कार्रवाई करी जाए। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई। इसलिए मैं फायर सेफ्टी वालों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस स्पीड से वो यहाँ पर पहुँचे, जिस तरह उन्होंने आग को बुझाया, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन दिल्ली में कहीं पर भी ऐसी आग ना लगे, इसलिए पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे और फिर बिजली की रेट बढ़ाएंगे, उसके बाद कर्मचारियों की छटनी करेंगे, फिर भाजपाई ठेकेदारों से कमीशन लेंगे। और इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि क्या पता पानी का भी निजीकरण का नंबर आ जाए। वहीं जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। मस्जिद के सर्वे को लेकर जौनपुर के सीनियर डिवीजन कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया है। हालांकि सर्वे का क्या प्रारूप होगा यह 16 दिसंबर को तय किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में कहा कि हिंदू पक्ष के द्वारा मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, जिस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने बताया कि मीडिया स्वतंत्र है, उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हिंदू पक्ष ने याचिका लगाकर सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा किया गया कि पर्याप्त पुलिस बल को लेकर अमीन के साथ मस्जिद का सर्वे कराया जाए ताकि साक्ष्य सभी के सामने आ सके। इनके संबंध में जिसमें माननीय न्यायालय ने आज रिजर्व किया है 16 तारीख के लिए। 16 तारीख को कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजर्टमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज की बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। इसके पहले भी आदेश हुआ था ना? उसके पहले पुलिस बल की उपस्थिति में पैमाइश कराने के आदेश के संबंध में 16 तारीख को आदेश किया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो आज कितनी देर सुनवाई हुआ अदालत की? क्या 1 घंटे के लगभग सुनवाई चली है। हाँ, और उसके बाद रखा गया, हमारी तरफ से पक्ष रखा गया पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में, और विपक्षी द्वारा ये कहा गया कि मीडिया ट्रायल ना कराया जाए, जबकि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। मीडिया, हमने कहा कि मीडिया का अपना स्वतंत्र कार्य है और लोकतंत्र में मीडिया को भी अपनी बात रखने का और लोगों से उसकी इच्छाएं जानने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय या कोई अन्य व्यक्ति मीडिया के क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। मीडिया ट्रायल को रोकना चाहता था जो है, और सच्चाई बाहर आने देना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो तमाम तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय में वर्षिप एक्ट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में जो PIL दाखिल है, उसका भी हवाला मुस्लिम पक्ष द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 तारीख को तिथि नियत है, उसके बाद ही कोई अग्रिम कार्रवाई की जाए। हमारी तरफ से आपत्ति की गई कि इस न्यायालय के संबंध में, इस कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है, इसलिए जो है न्यायालय यहाँ की कार्रवाई चलाए रख सकती है। 16 तारीख को हाई कोर्ट में भी है और 16 तारीख हाँ, यहाँ भी है। दोनों कार्रवाई चलेगी, किसी कार्रवाई में कोई रोक नहीं है। जो है 16 तारीख जो मुस्लिम पक्ष ने इस अदालत को ओवरटेक करके हाई कोर्ट में कोई बात नहीं, वो तो निर्धारित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। माननीय जिला जैसे निगरानी रेस्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ यहाँ पर उस बिंदु पे कोई बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हुई।
तो फतेहपुर स्थित 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद 1 महीने के बाद बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची थी और इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट का कोई स्थगन आदेश नहीं प्राप्त होने पर फतेहपुर के ललौली कस्बा स्थित नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।